क्लास नाइन्थ, सब पार्ट पॉलिटिक्स, चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, पेज नंबर 23। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक है हमारा आज का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है ये है कि लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन वाज आल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। यानी जिस तरह से साउथ अफ्रीका का संविधान जब बना तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी उनके सामने, वैसे ही भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार होते समय भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। द मेकिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। यानी कि भारत जैसे बड़े देश का संविधान बनना भी कोई आसान बात नहीं था, उसमें भी बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, क्योंकि हमारा देश भारत जो है वो एक विविधता वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारे धर्मों को मानने वाले, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हैं। तो उन सभी को संतुष्ट करना, उन सभी को एक साथ लाना, एक बैनर तले खड़ा करना, ये एक बहुत कठिन टास्क था। At that time, the people of India were emerging from the status of subjects to that of citizen. यानी इस समय भारतीय गणतंत्र में सभी लोगों को नागरिक के तौर पर उनके सामाजिक स्तर के हिसाब से और उन्हें नागरिकता की विषय बनाकर गणतंत्र में शामिल करना एक कठिन कार्य था। द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंस। इस समय हमारे देश को एक विभाजन का भी, धार्मिक विभाजन का भी सामना करना पड़ा। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश का एक हिस्सा हमसे कटकर अलग हुआ, जो कि आज पाकिस्तान है। तो ये दोनों के लिए ही एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव रहा। एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। यानी दोनों तरफ की सीमाएं, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं, हमारे तरफ से अटारी और पाकिस्तान की तरफ से बागा, तो ये जो सीमाएं हैं ये दोनों तरफ से लगभग 10 लाख लोग जो थे वो मारे गए थे। देयर वॉज, और ये सभी जो थे ये पार्टीशन से रिलेटेड हिंसा के कारण मारे गए थे, यानी कि विभाजन से संबंधित जो हिंसा उस समय हुई, और ये बहुत बड़े सांप्रदायिक झगड़े थे जो दो संप्रदायों, हिंदू और मुस्लिमों को लेकर हुए। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, ये समस्या तो थी ही देश के सामने। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्जर विद इंडिया और विद पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। एक और बड़ी समस्या भी थी हमारे देश के समक्ष कि ब्रिटिश जो थे वो तो भारत छोड़कर जा ही रहे थे, साथ ही साथ हमारे देश में उस समय 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो देशी राजा रजवाड़े और रियासतें थीं, जिसमें कि जहाँ हिंदू शासक होते थे उन्हें राजा कहते थे और जहाँ मुस्लिम शासक होते थे उन्हें नवाब कहा जाता था। तो इनकी टोटल संख्या थी 562। उनके समक्ष एक बड़ी समस्या थी कि उनमें से कुछ को स्वेच्छा से भारतीय गणतंत्र में शामिल होना था, कुछ को अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना था, और चाहे तो उनके पास एक और विकल्प था कि वो पाकिस्तान के जा सकते थे। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स का भारतीय गणतंत्र में शामिल होना ना होना, अपने आप को आज़ाद घोषित करना,
एक बहुत ही डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत ही कठिन कार्य था और अनसर्टेन टास्क यानी कि एक अनिश्चित था कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब हमारा संविधान लिखा गया, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टुडे, यानी तब जैसा कि आज हमारा संविधान सिक्योर है बिल्कुल, उस समय उसके यानी भविष्य को लेकर कुछ भी सुनिश्चितता नहीं थी। द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एनेक्सिटीज अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी कि जो संविधान निर्माता थे उनके समक्ष भारत के भविष्य और भारत के वर्तमान को लेकर बहुत सारी चिंताएं थीं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है द पथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का जो मार्ग था उसमें क्या क्या हुआ। डिस्पाइट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज देयर वॉज वन बिग एडवांटेज, यानी बहुत सारी कठिनाइयाँ तो थी संविधान निर्माता सभा के सामने, लेकिन उससे कुछ फ़ायदे भी हुए, क्योंकि फ़ायदे और नुकसान जो थे वो दोनों ही अनुभव किए जा रहे थे। तो फॉर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माणकर्ताओं के समक्ष, अनलाइक साउथ अफ्रीका, दे डिड नॉट हैव टू क्रिएट अ कंसर्न्स अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, यानी जिस प्रकार से साउथ अफ्रीका में दो ग्रुप्स थे, ब्लैक्स और वाइट्स, दोनों के इंटरेस्ट को साथ लेकर चलना था, दोनों के बीच बहुत अधिक मतभेद थे, तो इस तरह का वहाँ लोगों में एक क्रिएट करनी थी, एक कंसेंस, यानी कि लोगों में एक सर्वसम्मति सहमति जो थी उसको क्रिएट करना था। जबकि भारत में स्थिति जो थी इससे काफ़ी हटके थी कि अबाउट व्हाट अ डेमोक्रेटिक इंडिया शुड लुक लाइक, यानी भारत की स्थिति इससे कुछ अलग थी। मच ऑफ दिस कंसर्न्स हैड इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही लगभग भारतीय लोगों में सर्वसम्मति बन गई थी, यानी अधिकांश लोग जो थे वो भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भारतीय गणतंत्र अधिकांश तह सर्वसम्मति से भारतीय गणतंत्र में विश्वास रखते थे। आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली ए स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, यानी हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो केवल फॉरेन रूल यानी विदेशी शासन के विरुद्ध एक संघर्ष ही नहीं था, इट वॉज ऑल्सो ए स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री, यानी ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें कि रेजुविनेट वर्ड का मतलब होता है किसी को युवा बना देना। तो उस समय जो संघर्ष था वो देश को युवा बनाने का भी था, क्योंकि लंबे समय तक भारत ब्रिटिश की कॉलोनी रहा था और कॉलोनी रहने के कारण इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो बिल्कुल ख़राब थी, सोशल इविल्स बहुत सारी थी हमारे देश में, यानी पूरा जो एक सोशल स्ट्रक्चर था वो लगभग डिस्ट्रॉय सा था। उद्योग जो थे, उद्योग धंधे चौपट थे बिल्कुल, जो आर्टिशंस थे वो उन्हें प्रमोट करने के मौके नहीं मिल रहे थे, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उनको प्रमोट नहीं करती थी, किसानों के साथ भी बहुत सारे तरह की समस्याएं थी, तो शिक्षा को लेकर कई समस्याएं थी, तो बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं थी जिनको कि दूर करने का के लिए भी संघर्ष करना था। तो इस तरह से हमारे देश को रेजुविनेट करना था, यानी कि देश को का जो एक खराब अर्थव्यवस्था थी उससे बाहर लाना था और उसे युवावस्था की तरफ ले जाना था। तो इससे हमारा जो सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स है, और उस समय जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड थे, तो इन डिस्प्यूट को भी ख़त्म करना था। देयर वर शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया, यानी कि भारतीय संविधान की तरफ भारत को ले जाने में लोगों की जो ओपिनियंस थी वो काफ़ी जगह बहुत ही डिफरेंट थी, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें भी कई बार जो बेसिक डिफरेंसेस थे वो देखने को मिले। जैसे कि हमारे यहाँ उस समय दो प्रकार के लीडर्स थे, एक थे गरम दल और एक थे नरम दल, एक को मॉडरेट्स और एक को एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था। तो कुछ लोग जो थे
कुछ लोग मीन्स जैसे सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो टिट फॉर टैट पर विश्वास करते थे कि अंग्रेज़ों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे नेता थे जो कि अपने लेखों और अपने देशभक्ति से प्रेरित जो भी उनके पास मटेरियल होता था वो प्रिंट के माध्यम से लोगों को अवेयर करने का काम करते थे। तो इस तरह का वातावरण देश में था, जिनके कारण कि जो हमारी थिंकिंग थी उसमें डिफरेंसेस थे। अबाउट द पथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी ये जो अंतर थे ये देश के आज़ाद होने के बाद भी देखे गए। सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे, यानी कुछ जो डिफरेंसेस हैं थिंकिंग में वो आज भी देखने को मिलते हैं। येट सम बेसिक आइडियाज़ हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, लेकिन कुछ जो बेसिक आइडियाज़ थे वे लगभग सभी लोगों को स्वीकार्य थे और सभी के एक मत थे। एज फार बैक, लेकिन हमें संविधान निर्माण के बारे में बात करनी है तो हमें फिर से एक बार वापस चलना पड़ेगा। तो एज फार बैक एज इन 1928, और हमें अब 1928 की तरफ जाना है। मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 की बात है कि पंडित मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेसी साथी जो थे उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट जो था उसे तैयार किया। इन 1931 में द रिसोल्यूशन एट द कराची सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कराची जो इस समय पाकिस्तान में है और उस समय इंडिया में ही था, क्योंकि 1931 की बात हो रही है। तो कांग्रेस का एक सेशन बुलाया गया था कराची में। कराची में संविधान निर्माण की एक भूमिका जो थी उस पर बात होनी थी, और इस रिसोल्यूशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने dwelt on how independent India's constitution should look like, यानी एक स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान तय होना था उस पर एक शुरुआत की थी। और यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया ड्वेल्ट, इसका मतलब होता है एक स्थान पर रुके रहना, यानी कांग्रेस की जो विचारधारा थी इस सेशन में वो भी ड्वेल्ट टाइप से दिख रही थी। मीन्स कि कांग्रेस के जो नेता थे वो चाहते थे कि अंग्रेज़ सरकार के समक्ष इंडिपेंडेंस की जो बात है वो स्टेप बाय स्टेप हो, यानी कि हम कई चरणों में उनसे स्वतंत्रता की बात करें। बोथ दीज लेकिन हुआ इस समय क्या था कि इसके बाद एक लाहौर में सेशन हुआ था, उसमें लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्हीं के एक समकालीन बहुत पॉपुलर लीडर थे जो आज भी बहुत ही पॉपुलर हैं, उनका नाम था सुभाष चंद्र बोस। तो इन दोनों युवा नेताओं ने कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उनके समक्ष एक मांग रखी कि फुल इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी नहीं, यानी कि जो आपकी एक विचारधारा है कि स्टेप बाय स्टेप स्वतंत्रता पर बात करें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं है और हमें क्या करना चाहिए कि फुल इंडिपेंडेंस से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है, यानी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता पर ही बात करेंगे, उससे कम कुछ भी नहीं।